वोट का दम। हाजिर अपने खास शो वोट का दम में, वो शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। यूएन की एक रिसर्च के तहत सामने आया कि 80% चांसेस हैं कि हमारे देश में एक भारतीय के पास मोबाइल फोन हो, लेकिन सिर्फ 30% चांसेस हैं कि उसके पास एक साफ सुथरा टॉयलेट हो। आज हमारे देश में कहा जा रहा है करीब 16 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 90 करोड़ के पास मोबाइल फोन है, 8 करोड़ फेसबुक यूज करते हैं, 2 करोड़ व्हाट्सएप और ट्विटर पर है। तो क्या यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आज का हमारा मसला यही है। हमारे साथ दिल्ली के युवा तो हैं ही, साथ ही एक खास पैनल यहां पर स्टूडियो में आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कर्णिका से, जो कि एडवोकेट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। सुबी चतुर्वेदी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएसआर से हैं। साथ ही जितिन जैन, जो कि यूथ फॉर इक्वालिटी से हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। श्रेया सिंघल है हमारे साथ, पिटिशनर हैं। इन्होंने जो फेसबुक के दौरान अरेस्ट हुए थे उस दौरान एक पीएल दाखिल की थी। और साथ ही हमारे साथ अरविंद गुप्ता हैं, आईटी सेल बीजेपी के। पहले जो हमारे साथ यहां पर युवा मौजूद हैं, क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए, मैं जानना चाहूंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेसिकली मतलब यही है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करें एंड आपस में उसका मतलब एडवांटेज, फ़ायदा उठाएं इंफॉर्मेशन का और शेयर का इंफॉर्मेशन जो हम लोग के पास है। ठीक है, कर्णिका आपके पास आऊंगी। आपने देखा कि ज्यादातर जो हमारे युवा थे शांत थे जब उनसे पूछा क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं तो शायद सारे झंडे खड़े हो जाते। क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी किस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं? एजुकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, और कितने ही तरीकों से ये प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। जो हमारी रोजमर्रा की लिविंग होती थी, हमें कैलकुलेटर यूज करना था तो हम आज की डेट में मोबाइल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या हम इंटरनेट पे कभी कैलकुलेट कर लेते हैं, करेंसी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो बिजनेस में भी उसका यूज है। तो इंटरनेट एक जीवन का एक मीन्स हो गया। ठीक है अरविंद, आप मैंने खासतौर से बीजेपी से इसलिए बुलाया किसी को कि एक साइबर आर्मी कहा जाता है जो बीजेपी की काम कर रही है। बीजेपी ने इसका महत्व समझा है और इस तकनीक का काफी इस्तेमाल किया है। एक डेटा के तहत ये भी सामने आया जो 45% जो लोग इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज को, अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। आप इस माध्यम को कैसे देखते हैं, क्या है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री थी और है अभी भी, जिसने भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 एक इमेज बिल्डिंग का काम किया। आज हम एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडिया में यूजर्स हैं। 8% ऑफ इंडियन जीडीपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से आती है। करीब 20 से 25% एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देती है। ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पर यंग इंडिया ने, एस्पिरेशनल इंडिया ने पूरी दुनिया में जाकर अपना धमाल क्रिएट किया। ये इंडस्ट्री, इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया एक सब सेक्शन है। आज जो आपका मोबाइल बिल आपके घर पे आता है, जो ईमेल आप देखते हैं, जो इवन बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है देश में और पूरी दुनिया में, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल हो रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो आपने सवाल पूछा, अगर मैं उसका छोटा सा जवाब दे दूं कि भाजपा, बीजेपी आईटी को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट मानती है। जो इसमें एक आप इसका भारी रूप देखते हैं, जो आउटरीच देखते हैं, जिसमें आप कह रहे हैं 45% लोग इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, ये 1/3 पार्ट है हमारे लिए। बट आईटी के माध्यम से हम गवर्नेंस बेटर कैसे करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे लाएं, एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज करें, जुडिशरी में कैसे यूज करें, ये बहुत बड़े चीजें जो हम देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुबी चतुर्वेदी हमारे साथ है। सुबी, आपके इसमें ये भी कहा गया है यू आर अ इंटरनेट इवेंजलिस्ट, इंटरनेट गवर्नेंस, ये क्या है? निधि, पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये यूथ है और यहाँ चर्चा का विषय आईटी है। जैसा कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने मुझसे पहले भी कहा, इंटरनेट आजकल की एरा है।
और हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीने का अभिन्न अंग बन चुका है। पहले दौर में कम्युनिकेशन ट्रांसमीडिएटेड होता था, जिससे हम दूर से रिश्ता रखते थे, हम चिट्ठियां लिखते थे, कोई और हमारे लिए उनको कहीं से कहीं पहुंचा देता था। इंटरनेट इवेंजलिज्म और इंटरनेट गवर्नेंस दोनों रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े अरविंद जी ने शेयर करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि 8% इंटरनेट जीडीपी का हिस्सा बने, बट थोड़ा सा समय लगेगा। एज फार एज वी आर कंसर्न, दिसंबर 2012 की स्टडी थी, मैकेंजी की स्टडी थी, 1.9% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट इन इंडिया टू इंडियाज जीडीपी। इन यूएस डॉलर्स टर्म्स 20 बिलियन। अगले 3 सालों में बाय 2015 अगर 5 ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दों को हम एड्रेस कर पाते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि बाय 2015 इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेट वुड बी अबाउट 3%, विच मीन्स रफली अबाउट 100 मिलियन यूएस डॉलर्स, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत सिग्निफिकेंट है। और अगर कंपैरिजंस की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर से आज तक इंटरनेट का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ चुका है, और 2015 तक हम हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल इश्यूज और एजुकेशन को भी आगे छोड़ देंगे। हमारे पास चैलेंजेस और एडवांटेजेस दोनों हैं, और यूथ यहाँ मौजूद है। हम अपनी इंटरनेट को अपनी बात आगे रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेस है जहां हम आकर बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। पर इश्यूज, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, 16 लैंग्वेजेस सिर्फ हमारे करेंसी नोट पे मौजूद है। उसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि आप लैंग्वेज कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट और एक सेफ एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए भी और यंग लोगों के लिए भी क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। जितिन, आपसे यूथ फॉर इक्वालिटी से हैं, क्या है ये पूरा आयाम, और जिस तरह से जो सभी यहाँ पे युवा थे खामोश थे जब एक भारी भरकम शब्द हमने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो देखिए वही है जैसे दोनों अभी इससे पहले अरुण जी ने बताया और सुभी ने बताया। सुभी, इंटरनेट जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको आईटी इंडस्ट्री मानकर चल रही हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आईटी का बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा है इंटरनेट का स्कोप, और उसको मानना बहुत भारी गलती करना हो। मैं ये कहूंगा कि जैसे अरविंद जी बता रहे हैं कि एजुकेशन हो या टूरिज्म हो या गवर्नेंस हो या रिफॉर्म्स हो, टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर। पर जीडीपी का वो कितना बड़ा पार्ट है या नहीं है, उससे यूथ को फर्क नहीं पड़ता कि हम जीडीपी तो खाएंगे नहीं। अगर आप इन सबसे पूछे कि फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप कितने करते हैं, सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। तो ये एक अपने आप में हमने आईटी की पहचान कैसी बनाई है वो हम देख रहे हैं। एज ए एंड यूजर युवाओं को सिर्फ फेसबुक और आई थिंक ट्विटर वगैरह का फायदा ज्यादा मिल रहा है। अगर आज उन्हें कहा जाए लाइसेंस बनाने के लिए भी आपको आज भी लाइन लगानी पड़ती है, या आप घर में बैठ के बनवा पा रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाई है, उसमें हम बहुत देरी कर रहे हैं। तो ये देखिए कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और आएगी। और अगर मुझे ऐसे कहा जाए कि टेक्नोलॉजी ने आपको क्या दिया है, तो जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं या यूथ मूवमेंट हुई है, अन्ना हजारे की हो, आरक्षण की हो, और बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, फेसबुक से जुड़े हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं। और ये चीज़ सही है कि आज के डेट में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस सब पे तो हर कोई जुड़ा हुआ है। बट हम जब एग्जैक्टली जाते हैं किसी ऑफिस में, खासकर अगर किसी जो सरकारी दफ्तर में जाते हैं, सो वहाँ पे हमारे को पता चलता है सच्चाई कितनी है। अभी हमारे को सफ़र करना पड़ता है अगर हम किसी रूरल एरियाज़ के बैंक्स में जाएँ, गाँव साइड ग्रामीण बैंक, और कहीं ऐसे जो सरकारी दफ्तर हैं जहाँ आज भी इंटरनेट उस तरह से आया नहीं है, तो हमारे को पता चलता है कि ये व्हाट्सएप और ये पूरा सेक्शन अलग है। ये जो दिखता है खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बट एक उस साइड की पूरी दुनिया अलग है, वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ पूरी तरह से गवर्नेंस को और बेहतर बनाना और प्रगति लाना, उसमें हम लोग खास ध्यान नहीं दे पाए। चलिए हम अपना डेटा लेते हैं जो हंसा रिसर्च ने हमें दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में ये रिसर्च की गई थी। पहला जो मैं डेटा ले रही हूँ वो है इंटरनेट की जानकारी कितने लोगों को है। जो सभी शहरों, 16 शहरों में ये पूरा सर्वे किया गया है। 81% कह रहे हैं हाँ, नहीं कह रहे हैं 18%, और इसमें गृहिणियों को भी लिया गया है, वो कह रही हैं हाँ जानकारी है 62%, 36% कह रही हैं नहीं। एक और हम डेटा ले लेते हैं, क्या आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? सभी शहरों में हाँ कह रहे हैं 57% लोग, 57% लोग, नहीं कह रहे हैं 43% लोग। यहाँ पर कनिका, अगर मैं आपके पास आऊं, लोग जानते बहुत हैं लेकिन रीच अभी इतनी नहीं है। ये है कुछ हद तक मैं कहूँगी इसमें डिफर करूँगी, बिकॉज मैंने देखा है कि कई बारी स्पेशली कानून को लेके जो जानकारी नहीं होती है लोगों के पास, इंटरनेट के जरिए पहुँच रही है।
चाहे विमेन राइट्स के बारे में हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में हो, या इंडिया में जैसे हम बहुत सारी इविल्स हैं, क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम, फिशिंग क्राइम हो रहा है, डेटा थेफ्ट्स हो रहे हैं, इनकी जानकारी भी नेट के थ्रू ही, इसी मीडियम के जरिए ही फैल रही है। तो एक सिर्फ और एरियाज ये जैसे कानून की कह लीजिए या ह्यूमन राइट्स कह लीजिए, सिर्फ इसकी जानकारी ही नहीं फैल रही, बट एजुकेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी रोल प्ले है। और अपनी राइट्स को जानने के लिए जो भी यूजर्स हैं, नेटिजन्स हैं, उनमें अवेयरनेस फैल रही है। अवेयरनेस। श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक पीआईएल दाखिल की थी, सुबी ने भी बात सेफ एनवायरनमेंट की थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था श्रेया? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इंटरनेट के साथ। अगर मैं अभी लॉ पढ़ रही हूँ DU में, तो अगर मुझे कुछ CRPC का अगर कोई एक्ट सेक्शन मेरी प्रोफेसर बोलती है, तो मेरे पास CRPC नहीं है, फ़ोन पर जल्दी से मैं सर्च कर देती हूँ, सेक्शन मेरे सामने है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे अब जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे बस मैं छोटा एग्जांपल ले रही हूँ कि एक फूड टॉक इंडिया ग्रुप है, जो हमें वो सिर्फ जिनको लोगों को ये रेस्टोरेंट अच्छा हुआ, तो इतने अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि सब ये नहीं कि एजुकेशन या गवर्नमेंट, पर एंटरटेनमेंट में भी बहुत ही जा रहा है। और वो है यूथ। ठीक है, एक और डेटा लेते हैं। किस पर देखते हैं इंटरनेट? जो हमारा डेटा है सभी शहरों का कहता है मोबाइल फोन पर 66%, 66% मोबाइल फोन पर देखते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप पर 32% और टैबलेट पर 0% कहा गया है। कम लोगों के पास होगी शायद इसलिए। एक और डेटा हम साथ में ले लेते हैं, वो है ऑनलाइन क्या पसंद है, क्या आप नेट पर सबसे पहले सर्च करते हैं जिस पर आप जाना चाहेंगे? अपने फ्लैग्स उठाइए। यूज करते हैं भाई कि नहीं? जी, फेसबुक। ठीक। प्लेसेस टू विजिट, जानकारी चाहिए हमें, खाने के लिए कहाँ जाना है, मूवी कौन सी देखनी है, सब बहुत आसान हो गया है। एक तो सोशल मीडिया जैसे कि इन्होंने बताया, फेसबुक और ट्विटर हो गया। दूसरा, जैसे हमें कोई भी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, आजकल मुझे लगता है ज़्यादातर युवा प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन कुछ सामान खरीदे रादर देन दुकान पर जाकर खरीदे। चलिए हम डेटा बताते हैं। ऑनलाइन क्या पसंद है? सोशल वेबसाइट्स 82% को पसंद है, 82%। वीडियो गाने डाउनलोड करना 34%, सूचनाओं की खोज 32% कहा गया है इसमें। तो हमने युवाओं की अपनी राय ली है। और एक और डेटा, पसंदीदा सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं? बोल सकते हैं जोर से, कौन सी वेबसाइट पसंद है? कोरा, फेसबुक। चलिए मेरा डेटा भी यही कहता है, 87% कह रहे हैं फेसबुक, गूगल 9%, ट्विटर 1% कह रहे हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या करते हैं आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर? हम जैसे फेसबुक है, हम मोस्टली अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट रखने के लिए, और मतलब मेरे हिसाब से तो अपना टाइम किल करने के लिए। पहले तो आजकल हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ जो करते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। हम लोग को घर पे अगर हम बैठे हैं और अगर आज कॉलेज नहीं गए, तो अगर हम लोग को कुछ भी पता करना है क्या नया हुआ या बाहर कुछ भी हो रहा है, तो वो हम लोग फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके लॉगिन करके पता कर सकते हैं। ओके जी। हम हमेशा सबसे पर्सनली बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। समबडी आर अब्रॉड, तो हम सबसे ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं बाय द मीडियम ऑफ सोशल। ठीक है, ये पॉइंट वैसे कोई बोलेगा नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम फेसबुक से शो ऑफ करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने कोई घड़ी ली, कार ली, तो मैं सबसे पहले उसकी फोटोग्राफ अपनी डालूंगा और उसमें मैक्सिमम लाइक्स आए वो चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। फेसबुक हम सिर्फ मतलब ज़्यादातर इसीलिए यूज़ करते हैं शो ऑफ वगैरह, बट हम उस पर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते हैं। जैसे कोई सिलेबस आया तो उस पर ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस पर डाल देते हैं। तो कोई भी मतलब होता है ऐसे। ठीक है, पेरेंट्स को बताने के लिए कि पढ़ाई कर रहा हूँ फेसबुक पर। हाँ, चलिए हाँ बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने व्यूज़ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन भी हमें कोई अपने आसपास मिलता नहीं, या किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते कि हमें क्या एक्सप्रेस करना है या क्या बताना है। तो फेसबुक पे हम इजीली जाके अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं, जो भी मन में फीलिंग्स होती है वो वहाँ पे इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं। ग्लोबली दूसरों के साथ कनेक्ट करने के लिए फेसबुक से बड़ा और कोई सोशल साइट मुझे नहीं लगता है। ओके, वोट का दम में तुरंत लौटेंगे और ये जानेंगे कि इसका आईटी का इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वोट का दम, 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 वोट का दम।
वोट का दम में एक बार फिर से हम हाजिर हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है हमारी जिंदगियों में, वही अब जानने की कोशिश करेंगे निजी जिंदगी में कुछ देर में। लेकिन पहले क्या असर हो रहा है हमारे समाज में, ये समझने की कोशिश करते हैं। डेटा जो हम लेते हैं, तकनीक का असर शिक्षा के क्षेत्र में 27% असर हुआ है, संचार यानी कम्युनिकेशन में 25%, गरीबी उन्मूलन में 15%, स्वास्थ्य में 12%। इसको हम कैसे आंके, सुबह मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, एक जो डेटा मेरे पास ये था कि अगर हमारे यहाँ 2.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं तो करीब 1 लाख किसी ना किसी तरह टेक्नोलॉजी टीचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक डेटा ये भी है कि करीब एक साल में $500 मिलियन के करीब यानी कि 3,000 करोड़ के करीब लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाएगा पर ईयर। लेकिन ये काफी शिक्षा में इसका असर ज्यादा दिख रहा है इस डेटा में, संचार से भी ज्यादा। आप कैसे देख रहे हैं? निधि, आंकड़े बहुत ही पॉजिटिव हैं, पर उससे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। हमने शुरू में बात करी कि दिल्ली का युवा या यहाँ बैठे लोग तरह तरह से मोबाइल फोन या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कारणों के लिए, पर ITU या इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का डेटा ये बताता है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में मात्र 11.4% है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे और देश हैं, विकसित देश, जहां पे और बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर में अभी बैंगलोर में रिसेंटली एक इंजंक्शन पास हुआ जहां 1 से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों को कहा गया कि अपने फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दें क्योंकि आप बहुत सारा समय वेस्ट कर रहे हैं। पर आवश्यकता ये है कि क्या सरकार एक ऐसी नीति जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा अहम आवश्यकता है इस वक्त, और हम जब ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन हम क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ मोबाइल फोन पे हरे बटन या लाल बटन का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। मैं यहाँ पे युवाओं से पूछना चाहूंगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में तो इसको साइट्स को और मोबाइल वगैरह का यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए भी करते हैं या कितना? अगर आप रेशो देखें तो किसका कैसा प्रतिशत है, बताएं। हमें कोई भी चीज जाननी होती है, सबसे पहले हमारा यही होता है गूगल कर लो इसे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें कुछ नहीं पता होता सबसे पहले हम उसे गूगल करते हैं। ठीक है, गूगल करते हैं जी। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर हूँ तो मुझे बहुत सारे लेक्चर्स भी ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल NPTEL के वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं जिसको यूज़ करके हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे गैदर कर सकते हैं जो कि हमें क्लास में नहीं समझ में आती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। मैं ये जानना चाहिए, रेशियो कनेक्शन विद फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी विद फ्रेंड्स या पढ़ाई, वो कौन सा रेशियो ज्यादा है? आप लोगों को क्या लगता है कि आप किसके लिए ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं नेट का? मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं फेसबुक पे नहीं होता तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में होता। मैं भी यही कहूंगा कि अगर आज मैं फेसबुक पे ना होता तो शायद मैं माइक्रोसॉफ्ट में बैठा होता। पढ़ने के लिए मैं जरूर फेसबुक खोलता हूँ, इंटरनेट यूज करता हूं, बट आई एंड अप डूइंग समथिंग एल्स। तो रेशियो जो है पढ़ाई का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऑल्दो इंटेंशंस मेरे पढ़ने के रहते हैं, विकिपीडिया विजिट करते हैं। मैम इज एब्सोल्युटली राइट। खोलते तो हम स्टडी के लिए हैं कि गूगल खोलेंगे, विकिपीडिया पे कुछ न्यू स्टडी करेंगे, बट विल एंड अप विद द फेसबुक। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, आपके पास आ चुकी हूं मैं जी। हम फेसबुक खोले थे, एक टैब पे फेसबुक खुला होता है, दूसरे में हम ठीक है विकिपीडिया पे कुछ ढूंढ रहे होते हैं, बट उस टैब पे हम कम जाते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स के साथ बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक रेशियो सोशल मीडिया पे मतलब ज्यादा स्पेंड होता है ना कि एजुकेशन पे। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो आप जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट्स हैं वहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल यूसेज से हो रहा है। डिस्टेंस लर्निंग का इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो रूरल एरियाज में है, जो आपकी सिटी में कॉलेजेस में जा नहीं पाए, और जो लोग वहाँ रूरल एरियाज में बैठे हैं उनके पास इतने हाई स्पीड इंटरनेट के संसाधन नहीं है कि वो एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर बैठ के डिस्टेंस लर्निंग कर जाएं। शहरों में बहुत लोग रहते हैं, बट आप गांव में जाके देखिए, उसको भी बच्चे को लेटेस्ट तकनीक पढ़ने का बहुत शौक है। SD कार्ड्स के ऊपर दिल्ली में आते हैं, लेक्चर डाउनलोड करते हैं और अपने गांव में जाके टैबलेट्स पे और मोबाइल फोन पे पढ़ते हैं। अच्छी शिक्षा लेने की इस टाइम डिजायर, एस्पिरेशन नंबर 1 फैक्टर है यंग इंडिया के अंदर। ठीक है। जो हम दूसरा डेटा ले रहे हैं कि तकनीक का संचार पर क्या असर है, जबरदस्त असर है 64%, थोड़ा असर है 21%, कोई असर नहीं है 7%, पहले से खराब हुआ है 3%। यहाँ पे एक सवाल ये है कि किसान है उसको सीड्स की जानकारी मिल जाती है, मौसम की जानकारी मिल जाती है, कितना असर कम्युनिकेशन? एक चीज आप देखिए, मैं सिर्फ 7 साल की स्टडी लीजिए, बिकॉज ज्यादातर लोग जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने शायद 5-6 साल में इंटरनेट और ये मोबाइल फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है।
आप अगर आप 5-6 साल पहले देखें तो हम सिर्फ सुबह अखबार पढ़ते थे या टीवी में न्यूज़ देखते थे कि ये देश के अंदर हुआ। जैसा कि अभी इन्होंने कहा था कि अगर आज मुझे देखना है कि भाई बाहर क्या हुआ, आज क्या हुआ, मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ। अर्थक्वेक की अपडेट सबसे पहले ट्विटर और फेसबुक पे आती है। तो आप ये चीज़ देखेंगे, एक यंग मिडिल क्लास जो आज से 5-6 साल पहले तक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का एंड यूजर था, टुडे दे हैव बिकम अ मिलियन जर्नलिस्ट ऑन फेसबुक, दे आर एबल टू फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल ओपिनियंस। एंड आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सोशल मीडिया का ओपिनियन देके अपने न्यूज एजेंडा को तय करना पड़ता है, और इसके लिए इन लोगों को बहुत बड़ा एक हमको मतलब जो है धन्यवाद देना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग फ्रेंड्स बनाने के लिए फेसबुक का, ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने पर्सनल, आई एम अ वेरी एविड ट्रैवलर एंड आई वुड से कि मैंने जितने लोग दूसरे देशों में बनाए उनसे आके मैं फेसबुक पे कनेक्ट हुआ। मैंने बहुत इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स बना के मैंने बहुत कंट्रीज की सभ्यताओं को, कल्चर को, वहाँ के देशों की, वहाँ की हालात को जाना है। और इस तरह से जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे के प्रति कई बार जो है ना एक भावना होती है कि यार ईरान के ऊपर बम गिरा दो, पाकिस्तान बेकार है, वो चीज़ें कम हो जाती है। एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जब इंटरनेट के थ्रू बढ़ता है तो कई बार ऐसा आएगा कि कल आप जब देखेंगे यार थाईलैंड के अंदर फ्लड्स आए या श्रीलंका के अंदर कुछ हुआ तो आपको भी दुख हुआ कि यहाँ पे भी शायद मेरे मित्र थे, हमारे जैसे लोग हैं। तो जब आप आपस में आत्मीयता से इंटरनेट के थ्रू जुड़ेंगे, आई थिंक वो बहुत बड़ा योगदान है कि इंटरनेट ने आज सीमाओं को हटा के सबको एक साथ बहुत करीब ला दिया है, कम से कम युवाओं को और हमको आपस में। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली है, बहुत अच्छी बात आपने। पॉलिटिकली हमने देखा, किसी ने अगर कार्टून लगाया तो आपने अरेस्ट करवा दिया, अगर आपने किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोला तो आपने अब अरेस्ट करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी आज़ादी की बात भी की जाती है, तो वो उसका एक बैलेंस होना ज़रूरी है। हमारे लॉ के हिसाब से अगर कोई भी ओपिनियन तो सभी दे सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी सबके पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन जो आप कहते हैं ना बाउंड्री लाइन, वो ये हो जाती है कि जहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि वैसे आपके पास फ्रीडम है, लेकिन अगर जैसे ना आप छड़ी लेके चल रहे हैं तो आप किसी और को नहीं मार सकते साथ में। आपके पास फ्रीडम जरूर है, लेकिन यू हैव टू सी कि दूसरे पर्सन का भी राइट इन्फ्रिंज ना हो। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि कोई थ्रेटन तो नहीं है कर रहे हम यूनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, या किसी को डिफेम तो नहीं कर रहे, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती, डिफेमेटरी लैंग्वेज। आऊंगी जितन के पास, लेकिन पहले सुबह जी। निधि, मुद्दा बहुत अहम है और हम सबके लिए बहुत ज्यादा खास है। जब आप 2 छोटी छोटी लड़कियों को जेल भेजते हैं तो आप एक संकेत दे रहे होते हैं। आप सिर्फ हमको ये बोलने से मना नहीं कर रहे कि हमें थोड़ी सी परेशानी हुई। यहाँ लोगों ने बात करी हमारे लिए फेसबुक या इंटरनेट क्या माने रखता है। बहुत माने रखता है, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह है, यही एक आवाज है जहां हम अपने मुद्दे, जिन बातों से हमें फर्क पड़ता है, बिना डरे कह सकते हैं। अगर आप एक कानून ऐसा बना जो 1857 में म्यूटनी को रोकने के लिए बना हो, या दूसरे देशों को बिना देखे समझे ब्लाइंडली कट कॉपी पेस्ट जॉब किया हो, जैसे आप कहते हैं मेट्रो में चलते वक्त माइंड द गैप, जब कोई गैप नहीं होता। हमें दिमाग लगाने की भी आवश्यकता है, कॉमन सेंस इतना अनकॉमन नहीं है। अगर एक कानून से रोज लोगों को जेल भेजा जा रहा है, प्रोफेसर्स को दिक्कत हो रही है, एकेडमिक स्पेसेस में परेशानियां हो रही हैं, और सिर्फ अनॉयंस के बेसिस पे या इनकन्वीनियंस के बेसिस पे अगर आपको लगता है लैंग्वेज में परेशानी है, हमें वो कानून में सुधार की आवश्यकता है और अभी चाहिए। मैं मानती हूँ क्लैरिफिकेशन चाहिए। जितने हमने यूपी में दंगे देखे थे, लेकिन कानून के बावजूद ये इतना फोन के जरिए ये वीडियो फैला था, उससे कहा गया, जो सरकार की तरफ से कहा गया कि इस वीडियो की तरफ से, लेकिन कुछ रेगुलेशंस की जरूरत है। देखिए, देश के अंदर आप एक कानून बनाए और लोगों को कहें कि ये कानून को आपको फॉलो करना है, नहीं तो जेल भेजा जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पर वो आप इसलिए कर सकते हैं कि देश की एक सीमा होती है, वो आपके जुरिडिक्शन और कंट्रोल में होता है। इंटरनेट आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितने भी बड़े कानून बना लीजिए, आप कितने भी बड़े मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बना लीजिए, यू कैन नॉट कंट्रोल एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जहां तक रेगुलेशन की बात आती है, मैं रेगुलेशन के लिए वहां तक एग्री हूं जहां सरकार कुछ नियम बनाए कि भाई आप किसी के प्रति जो है अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। आई मीन, दे शुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट दे शुड बी नो डिस्ग्रेस। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसका हमारे निजी जीवन पर क्या असर पड़ा है, ये भी हम जानेंगे वोट के दम में तुरंत। वोट का दम, 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 वोट का दम।
वोट का दम एक बार फिर से हाजिर है और यही अब समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी निजी जिंदगी में कितना असर पड़ता है जो संचार के तमाम माध्यम हमारे साथ हैं। एक आपको उदाहरण देती हूँ। पंजाब स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन ने वहां पे नए शादीशुदा जोड़ों को बोला है कि आप फोन पे कम ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दें। बात यह कि मामले उनके पास ये आए कि जो सासें थी वो अपनी नई बहुओं को कह रही थी वो तो ज्यादातर फोन में लगी रहती हैं, तो फोन का इस्तेमाल कम करें। तो इस तरह से वुमेन कमीशन को भी दिशा निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर कई युवा मौजूद हैं, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं वो अब जानते हैं। कितने हैं जिनको पर्सनल, इमोशनल, हैप्पी, गुड एक्सपीरियंसेस हुए हैं? ओके। इमोशनल था, बहुत दुखदाई था। मैं एक बंदी से मिला फेसबुक पे, उसने कहा कि तुम आओ और कैफे के सामने मिलो। 6 घंटे खड़े करवाया लेकिन आज तक नहीं दिखी वो। मेरे एक रिलेटिव है, ही इज माई कजन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू उनकी शादी हुई एंड आफ्टर 1 मंथ उनका डिवोर्स हो गया। फेसबुक के थ्रू जैसे बीइंग अ मास कॉम स्टूडेंट तो मैं कई लोग से मिलता हूँ जो इंटरेस्टेड है शॉर्ट फिल्म मेकिंग में या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में। तो हम मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और एक नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग रहता है नए लोगों से मिलना, नए टैलेंट से इंटरेक्ट करना। आई थिंक बहुत ब्रेव है आप लोग जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ये माध्यम हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे एक दूसरे से जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आजकल ताक पे क्या है, इंटरनेट और फ्रीडम, दोनों ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उतनी ही बुरी है। जो चीजें आप अपनी आम जिंदगी में नहीं करेंगे वो इस टेक्नोलॉजी के साथ ना करें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसको saltlist.org कहते हैं, जहां कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, सिर्फ लड़कियां अपने स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन से आसपास की बस्तियों में जाकर बात करती हैं और उन मुद्दों को उठाती हैं जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं दे पाता। ये नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का और सवाल पूछने का। आप सवाल पूछेंगे तो आपको शायद सही जवाब मिलेगा। जिस देश को आज एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर का तमगा मिला है, कई बार हमारा सिर शर्मसार होता है जब हम भी सुनते हैं कि देश के ऊपर साइबर हमले हुए या साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में हम बहुत वीक हैं। और क्योंकि हम सारी होस्टाइल कंट्रीज से घिरे हुए हैं, रोज डर लगता है कि कभी अमेरिका स्पाई कर रहा है, कभी चाइना स्पाई कर रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी के देश में भी, जो कि विश्व की हम एक सबसे बड़ी सेना है, वहां पे भी हमें एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करनी है ऊपर उठ के, ताकि भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी और सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर के क्षेत्र में भी जो है अपना जो स्थान है वो बरकरार रखे। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेट यूज करो, इंटरनेट तो यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, सब चीजें हैं, हम हर चीज पे जाएंगे, लेकिन वो डाटा सिक्योर है कि नहीं वो हमें नहीं पता। उसकी सिक्योरिटी हमें कौन देगा? गवर्नमेंट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये बहुत चाहूंगी सिक्योरिटी को लेके, आपने ये सिक्योरिटी का इशू उठाया है, तो सिक्योरिटी इस टाइम पे इंटरनेट पे है भी और नहीं भी। इस टाइम पे ये है कि अगर आप देखेंगे कि अगर पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं तो वो HTTPS है कि नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। आज की डेट में फिशिंग ही नहीं, विशिंग और स्मिशिंग भी शुरू हो गया है। सपोजिंगली किसी को अटैक हो, वो कहाँ जाए, उसको ये नहीं पता कि उसको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है। क्या वो इस चीज को ब्लॉक करवा सकता है? क्या करना चाहिए आप बताइए। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ब्लॉकिंग भी पॉसिबल है और ये कोर्ट के जरिए चाहिए उसके कोर्ट, एक तो ये FIR करें, फटाफट जो है कंप्लेंट लॉन्च किया जाए, उस पर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा वो जो अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल पेज है तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत समय लगता है और बहुत पेचीदा है ये। जैसे फेसबुक पर तो ये एक है, अगर स्पैम रिपोर्ट करना है या कुछ ब्लॉक करना है तो वो 36 आवर्स के अंदर वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो अपना छोटा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो वो आप वहां पर तो शुरू कर सकते हैं अगर बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। अगर आपको इमीडिएट एक्शन रिलीफ चाहिए तो आई डोंट थिंक कोर्ट्स फास्ट इनफ हैं अभी। ऑनलाइन FIR करने की सुविधा क्यों नहीं मिलती हमको? वंडरफुल क्वेश्चन। नहीं, और ये छोटी चीजें हम इंटरनेट को देखिए, ये चीजें कई जगह प्रयोग हो रहे हैं। में शुरू हो गया। हाँ, कई जगह प्रयोग हो रहे हैं। मेरा मानना ये है
कि टेक्नोलॉजी के एक देश, जो जितिन ने भी बात कही कि हम एक देश हैं जो इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं, हम अपने लिए टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाते? यहाँ के जो युवा बैठा हुआ है, ये नेक्स्ट व्हाट्सएप इंडिया में क्यों नहीं बना रहा? इनोवेशन को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। देखिए, जो मेरा तमाम डेटा जो थोड़ा मौजूद है वो निजी जिंदगी को लेकर है। जल्दी से पढ़ देती हूँ कि वर्चुअल वर्ल्ड में खोए हैं कितने क्या रिश्ते। हाँ कह रहे हैं 60%, नहीं कह रहे हैं 33%। रिश्ते बिगड़ने के लिए तकनीक क्या दोषी है? दिल्ली में 73%, मुंबई में 65%, चेन्नई में 46%, कोलकाता में 42% है। यहाँ तक कि एक मामला सामने आया हैदराबाद का तलाक करने का, वो स्काइप पे तलाक हो गया था। कहाँ तक ये पहुँच रहा है? देखिए, वो जो तलाक की जहां तक बात है वो तो पर्सनल लॉ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सनल लॉ अप्लाई करता है, हिंदू मैरिज एक्ट है या किसके तहत शादी हुई है। तो बट हाँ, ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं जहां फेसबुक को लेके एक प्रिंट आउट लिया जाता है और कहा जाता है कि ये सो एंड सो पर्सन। बिल्कुल ऐसे होता है कि भाई चार्जेस ऑफ एडल्ट्री लगा दिया, चार्जेस ऑफ बाइगेमी लगा दिया, या चीटिंग बाय पर्सनेशन हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। ये केसेस आ रहे हैं और यही स्काइप और जितने आप कह रहे हैं चैटिंग जो है या की लॉगर्स के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली गई, या कोई हो सकता है कि वीडियो क्लिप हो या कोई स्टेटमेंट्स कमेंट्स, वो उनको लेकर भी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है। देखिए, जो बहुत पहले सुरभि जी ने बोला था, मैं उसी को फिर से दोहराऊंगा। इंटरनेट पे कोई भी वो चीज नहीं करनी चाहिए या किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए जो आप अपनी निजी जिंदगी में वैसे ही नहीं करते। क्या हो रहा है कि ये बहुत सारी चीजें, मैं एक उदाहरण दूंगा जो आपने बोला। एक ऑफिस का एम्प्लॉय मेडिकल लीव पर जाकर गलती बहाना देकर फेसबुक पे अपनी पार्टी करते हुए फोटो डालता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसकी अगर और वो फोटो शेयर हो जाती है तो उसको एम्प्लॉय, उसके ऑफिस को पता चलता है कि भाई ये लोग ये मेडिकली इल नहीं थे बल्कि ये पार्टी कर रहे थे, तो दे हैव द राइट टू टर्मिनेट देम। मेरा कहना ये है कि ये फेसबुक का दुरुपयोग नहीं है कि फेसबुक के कारण वो उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई, वो उसकी गलती के कारण हुई है। बिल्कुल। चलिए अब लास्ट डेटा ले लेते हैं कि इस तकनीक से आप क्या बदलना चाहेंगे। जो डेटा बताती हूँ वो कह रहा है 33% कह रहे हैं गरीबी कम करना चाहेंगे, 31% कह रहा है नए रोजगार पैदा करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सस्ती करेंगे, कह रहे हैं 11%। कुछ देशों में सरकारें भी बदल गई हैं। बिल्कुल। इजिप्ट के अंदर सरकार बदल गई, तो उम्मीद है कि हम अपनी किस्मत भी बदल लें। और इस इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी को बनाने की बहुत जरूरत है, ताकि हमें ये फॉरेन रिजर्व के लिए जगह जगह देशों के आगे हाथ न फैलाने पड़े। बिल्कुल। सुबी, मैं कहूँगी स्किल सेट एनहांसमेंट, और एक सरकार जो डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात हो। टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ 1.32 बिलियन लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर रोज सरकार से रूबरू नहीं हो सकते। आप हमारी बात सुने और आप पब्लिक पॉलिसी को पब्लिक के लिए बनाएं। ठीक है, आप लोग क्या बदलना चाहेंगे? जल्दी से क्विक रिएक्शन चाहिए मुझे। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इसका यूज सबसे ज्यादा गवर्नेंस में होना चाहिए, क्योंकि आज भी बड़े बड़े घोटाले के केस कोर्ट में नहीं चल पाते। क्यों? क्या कहा जाता है कि हमारी फाइल्स खो गई हैं और हमें इतने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के पीएम को ये बयान देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि मैं फाइल का कस्टोडियन नहीं हूं। तो आई थिंक द गवर्नेंस नीड्स आईटी मोस्ट। ओके, यस। मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल कोर्ट्स में होना चाहिए फास्ट ट्रैक डिसीजन के लिए। जैसे कि हमने देखा था जेसिका लाल केस में सालों लग गए थे डिसाइड होने में, मगर जो दिल्ली का केस हुआ था दिसंबर 2012 में, वो कुछ ही महीनों में डिसाइड हो गया था। तो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। ठीक है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि इतनी सारी इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, लोग वोट नहीं डाल रहे, सब लोग नेता लोग कह रहे हैं वोट डालो। आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स ऑनलाइन वोटिंग एंड वी शुड ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन एफआईआर, तमाम सुझाव यहाँ पे आए हैं। तो ये आज का था वोट का दम, लेकिन जाते जाते देसी रूट्स हमारे लिए कुछ खास लेकर आया है, जरूर इसे देखें। ये कैसे है बहेरी बता, करूं भी तो क्या, जानू ना मैं, जानू ना मैं, बाहर का रास्ता, दीवारें हैं यहाँ, ऊंची ऊंची,
ऊंची ऊंची। कभी लगे जैसे बादलों पे मैं चल रहा, कभी लगे लहरों के संग संग बह रहा, कभी कभी लगे हर बात की है कोई वजह, कभी कभी लगे सब कुछ बेवजह। वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम।